जय श्री नरसिंह मित्रों, समक्ष क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ललित किशोर शर्मा संस्कृत विषय के अंतर्गत आज आपके लिए लेकर के आया हूँ संधि। देखिए मित्रों, जो संधि है यह संस्कृत भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। अर्थात यदि हमें संधि का ज्ञान नहीं है तो न तो हम संस्कृत का शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं और न ही संस्कृत को शुद्ध लिख सकते हैं। तो देखिए, जो संधि है, ये जो संधि है, इस संधि का निर्माण कैसे हुआ, संधि शब्द कैसे बना, वो देखेंगे हम पहले। जो संधि शब्द है यह सम तो उपसर्ग, सम उपसर्ग पूर्वक और धा धातु, धा इसमें धातु, धा धातु और की प्रत्यय, इनसे मिलकर के हमारा शब्द बना है संधि। यानी संधि में उपसर्ग कौन सा हुआ? सम। धातु कौन सी हुई? क्री, धातु धा, और प्रत्यय कौन सा हुआ? की प्रत्यय। अब देखिए, जो भी की प्रत्यांत शब्द होता है, अर्थात जिस शब्द का निर्माण की प्रत्यय से होता है, वह शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है। तो हमारा जो संधि शब्द हुआ, यह संधि शब्द भी क्या होगा? हमारा पुल्लिंग। संधि शब्द भी क्या होगा? हमारा पुल्लिंग, यानी संधि शब्द पुल्लिंग है। आगे देखिए संधि की परिभाषा। सबसे पहले देखें हम संधि की परिभाषा। तो देखिए, संधि की परिभाषा होती क्या है? संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, उसी विकार को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। तो संस्कृत में हम बोल सकते हैं कि द्वयो वर्णयो परस्परम यत मेलनम भवति तत्संधि, ततः संधि कथ्यते, ततः संधि कथ्यते। अर्थात देखिए कि द्वयो वर्णयो, दो वर्णों के, परस्परम यानी आपस में, यत मेलनम यानी जहाँ पे दो वर्ण आपस में मिलते हैं, बहुत ही होता है यानी उनका मिलन होता है, ततः संधि कथ्यते, उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा क्या हुई? दो या दो से अधिक वर्ण जहाँ पे आपस में मिलेंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे? संधि। देखिए, जो संधि है, इस संधि को हम संहिता भी कहते हैं। यानी एग्जामिनेशन में यदि आपको कहीं संहिता शब्द मिल जाए तो संहिता शब्द का अर्थ भी क्या होगा? संधि ही होगा। देखिए, एक परिभाषा आती है, परः सन्निकर्षः, परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। जो ये परिभाषा है, इस परिभाषा के अनुसार शब्दों का आपस में अत्यधिक निकट आ जाना, जिससे उनमें स्थानगत और समयगत जो अंतराल होता है, वो अंतराल समाप्त हो जाए और उनके उच्चारण में आधी मात्रा या आधी मात्रा से भी कम समय लगे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। तो संहिता का यहाँ पे तात्पर्य किससे है? संधि से ही है। अब देखिए, जो संधि होती है, यह संधि हमेशा ही सार्थक शब्दों में होती है। संधि किन में होती है? हमेशा सार्थक शब्दों में। यानी संधि करने के लिए हमारे पास सार्थक शब्द होना आवश्यक है। अब सार्थक शब्द होता क्या है? कि ऐसा शब्द जिसका अर्थ निकल जाए, वही कहलाता है सार्थक शब्द। और इसके अलावा संधि में हमारे पास तत्सम शब्द होना भी आवश्यक है। जो संधि होती है वह किन में होती है? तत्सम शब्दों में। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? कि जो संस्कृत के शब्द हैं वही क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। तो यहां तक हमने क्या देखा कि जो संधि है
यह सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय से बनी है। संधि रूप किसमें चलता है? पुल्लिंग में। संधि की परिभाषा दो वर्णों के का आपस में मिल जाना, आपस में समीप आना ही क्या कहलाएगा? संधि। संधि किसमें होती है? सार्थक शब्दों में और तत्सम शब्दों में। अब देखिए आगे देखेंगे हम संधि के भेद। जो संधि है, इस संधि के मुख्य रूप से तीन भेद है, यानी संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की। अब जो तीन प्रकार की संधि है, उस तीन प्रकार की संधि तो होती है मुख्य रूप से, और जो गौण रूप है उस गौण रूप से संधि के भेद कितने होते हैं? 5। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों ही बताऊंगा। संधि के भेद, संधि के भेद या संधि के प्रकार भी बोल सकते अपन। संधि कितने प्रकार की होती है? प्रमुख रूप से 3 प्रकार की। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं तो वो देखेंगे अपन। पहली होती है अच संधि। पहली संधि कौन सी होती है? अच संधि। और अच का मतलब क्या होता है? माहेश्वरी सूत्र पढ़े थे हमने। तो माहेश्वरी सूत्रों में हमने देखा था कि अ से लेकर के और च तक के वर्ण, उनमें क्या आते हैं? सारे ही स्वर आते हैं। और माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या कितनी है? 9। ठीक है, तो उन 9 स्वरों में जो संधि होगी उसे कहेंगे अपन अच संधि या स्वर संधि। दूसरी आती है हमारे हल संधि। कौन सी आएगी? हल संधि। और हल का मतलब क्या होता है? व्यंजन। हल का मतलब क्या होगा? व्यंजन, यानी ह से लेकर के और ल तक के जो वर्ण हैं वो सब में किसमें आते हैं? व्यंजन के अंतर्गत। इसीलिए इस व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या दिया गया? हल संधि। जो तीसरी संधि आएगी हमारे पास, उस तीसरी संधि का नाम है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, जो 2 विसर्गों में होगी। आगे देखिए, एक चौथे प्रकार की संधि भी बताते हैं संस्कृत में होती है। ऐसे प्रमुख तो ये 3 भेद ही हैं। जो चौथा भेद है वो है सत्व संधि। चौथा कौन सा है? सत्व संधि। और जो 5वीं संधि होती है वह है प्रकृति भाव संधि। कौन सी संधि होती है? प्रकृति भाव संधि। यदि एग्जामिनेशन में आपको संधि के भेद दे रखे हो कि संधि के कितने भेद होते हैं और वहां पे 3 ऑप्शन हो तो अपन को 3 लगाना है। 3 नहीं दे रखा हो, 5 हो तो कौन सा लगाना है? 5 लगाना है। और यदि 3 और 5 दोनों ही मिल जाए तो आप वहां पे 3 लगाइए, क्योंकि जो संधि होती है उसके मुख्य भेद तो कितने होते हैं? 3। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम अच संधि। सबसे पहले कौन सी संधि पढ़ेंगे अपन? अच संधि, यानी कि स्वर संधि। अब देखिए जो स्वर संधि होती है वो स्वर संधि अपन कहते किसे हैं? तो सबसे पहले स्वर संधि की देखेंगे परिभाषा। तो संधि कौन सी है? अच संधि या स्वर संधि। अच संधि या स्वर संधि। अब देखिए कि 2 स्वरों का आपस में निकट आ जाना, 2 या 2 से अधिक स्वरों का आपस में निकट आ जाना, वही क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं स्वर संधि की। द्वयो स्वरियो, द्वयो स्वरियो परस्परम परस्परम यत् मेलनम भवति, यत् मेलनम भवति ततः स्वरा संधि कथ्यते। ततः स्वरा संधि कथ्यते, यानी उसे ही हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या हुई? द्वयो स्वरयो परस्परम यत् मेलनम भवति ततः स्वर संधि कथ्यते। अर्थात जहां पे 2 स्वरों का परस्पर यानी आपस में मेल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। और जो स्वर संधि होती है, यह स्वर संधि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो सभी संधियां। तो स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो भेद कितने होते हैं? 7 भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 7 भेद। तो इन 7 भेदों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो भेद आता है वो पढ़ेंगे अपन यण संधि। सबसे पहले कौन से संधि पढ़ेंगे अपन? यण संधि।
अब देखिए हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा यण संधि। यण संधि, यण संधि का सूत्र है, याद होगा आपको कि इको यणज। कौन सा है? इको यणज। अब ये तो हुआ यण संधि का सूत्र। सूत्र तो अपन को याद ही रखना है, क्योंकि सूत्र के बिना कुछ भी नहीं है संस्कृत में। और आपने यदि सूत्र याद कर लिया संस्कृत में तो यूं सोचो कि हमें सब कुछ याद है। तो देखिए हम देखते हैं अब जब इसका पदच्छेद करेंगे अपन, तो पदच्छेद होगा इसका इकः, यण और अचि। क्या हुआ? इकः यणः अचि, अर्थात इक स्थानीय यणि शात अचि परे। अर्थात जो इक होगा उस इक के स्थान पर यण हो जाएगा। कब होगा? जब बाद में अच हो। तो इक क्या होता है कि जो इक होता है, माहेश्वरी सूत्र पढ़े थे हमने, तो इसे लेकर के और क तक का वर्ण इक प्रत्याहार। देखिए टेबल के द्वारा हम समझ सकते हैं। ये लिखा अपन ने इक और ये यहां पे लिखा अपन ने यण। अब देखिए जो इक होता है, इस इक में 4 वर्ण आते हैं, ई, उ, री और री। ठीक। अब जो यणी है तो यणी में आएंगे य, व, र और ल। यानी कि जब जो इक प्रत्याहार है, इस इक प्रत्याहार के बाद में क्या हो? असमान स्वर। इसके बाद में क्या हो? असमान स्वर हो। तो जो इक प्रत्याहार है, इस इक प्रत्याहार के स्थान पे क्या हो जाएगा? यण। यानी ई के स्थान पे बनेगा य, उ के स्थान पे बनेगा व, री के स्थान पे बनेगा र और री के स्थान पे बनेगा ल। जो ये संधि है, इस संधि की एक पहचान भी है कि जो अधिकांशतः इसके 98% जो एग्जाम्पल होते हैं उनमें य और व, इनके आगे हमको करीब आधा वर्ण हमेशा देखने को मिलेगा। इनके आगे क्या आएगा? आधा वर्ण। तो वहां पे एक संधि हो सकती है। कौन सी संधि हो सकती है? यण संधि हो सकती है। अब देखिए आगे इसको अपन दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं कि देखिए इधर लिखा अपन ने इक और इधर लिखा अपन ने यण। तो ये संधि कहती है कि एक प्रत्याहार ई, उ, री और री, इनके बाद में क्या हो? कोई असमान स्वर हो। इनके बाद में क्या हो? असमान स्वर। तो जो इक प्रत्याहार होगा, इस इक प्रत्याहार के स्थान पे क्या हो जाएगा? यण आदेश। यानी ई का बनेगा य, उ का बनेगा व, री का बनेगा र और री का बनेगा ल। ये होती है हमारे यह संधि। परिभाषा क्या हुई? यदि एक प्रत्याहार के बाद में कोई असमान स्वर हो तो ई का य, उ का व, री का र और री का ल बन जाता है। अब देखिए एग्जामिनेशन में अपन इस प्रकार से केवल संधियों के एग्जांपल्स देखते हैं और काफी बार क्वेश्चन कुछ अलग भी पूछ लेता है परिभाषा में से भी। और हम कहते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन वो सिलेबस में से ही होता है और हम उस पे ध्यान नहीं देते। तो देखिए हम यहाँ पे उन प्रश्नों को भी कवर करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट, आरटेट और यूपीटेट में आ चुका है कि यण प्रत्याहार से क्रमः अस्ति। यण प्रत्याहार का क्रम है। यानी वो वहां पे हमको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा यण प्रत्याहार का क्रम। अब देखिए हम कहते हैं कि प्रत्याहार तो हमारे सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन क्या है? एक यण तो दे रखा है, संधि तो है यण, ठीक है, और उसमें आ रहा है यण और एक, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए यण प्रत्याहार में आपको 4 ऑप्शन दे दिया, य, व, र और ल दे दिया, एक तो ख में दे दिया आपको य,
र ल और व। ग में दे दिया आपको य ल र व और द में दे दिया आपको व य र और ल। तो देखिए हमने माहेश्वरी सूत्रों को पढ़ा था और माहेश्वरी सूत्रों में अपन ने क्या पढ़ा था कि माहेश्वरी सूत्र संख्या 5 और माहेश्वरी सूत्र संख्या 6 हमें बताता है कि ह से लेकर के ह य व र ट, ये तो 5वीं में आता है और 6वीं में आता है लण। तो ह को हटाने पे क्या बचा य व र और ल। तो क्या होगा हमारा क्रम, ये होगा य व र ल। हिंदी के विद्यार्थी जो हिंदी से संबंधित होते हैं और रीट में जब वो संस्कृत का एग्जाम देते हैं तो गलती कर देते हैं, क्योंकि हिंदी में मिलेगा आपको य र ल व, ठीक है ना, ये होता है, लेकिन संस्कृत में क्या होगा य व र ल, यही क्रम होता है। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, यण प्रत्याहारस्य वर्णः नास्ति, यण प्रत्याहार का वर्ण नहीं है। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है और चार वर्ण दे देगा, जिनमें से 3 ऐसे होंगे जो यण के होंगे और एक होगा जो यण का नहीं होगा। ग में दे दिया ल और एक दे दिया आपको द में प। तो कौन सा वर्ण नहीं है, यह प्रत्याहार का यह भी आता है, वह भी आता है, ल भी आता है, और कौन सा नहीं आता है, प नहीं आता। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा प। इसी प्रकार से वह इक का भी पूछ सकता है कि इक प्रत्याहार का क्रम लिखिए या इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए अब हम देखेंगे इसके उदाहरण। तो मित्रों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो संधि है यह हमारी एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कोई सी भी जो संस्कृत की अध्यापक पात्रता परीक्षाएं होती है उनमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको संधि के अवश्य मिलेंगे। तो देखिए इनके उदाहरण देखते हैं अपन। उदाहरण मिलेगा आपको, एक फेमस उदाहरण है प्रत्येकम आया। प्रत्येकम का जब संधि विच्छेद करते हैं अपन तो क्या होता है प्रति प्लस एकम। यहाँ पे देखिए य दे रखा है और य के आगे क्या है आधा वर्ण। मैंने बताया था आपको पहचान कि य दे रखा हो या व दे रखा हो और उनके आगे आधा वर्ण हो तो श्योरली कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। इसके टुकड़े किए तो क्या हुआ था प्रति प्लस एकम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ई और यहाँ पे है ए, ठीक है। ई क्या है, यण प्रत्याहार का वर्ण है। ई क्या है, यण प्रत्याहार का वर्ण है और उसके बाद क्या आ रहा है असमान स्वर आ रहा है, इसीलिए ई के स्थान पे क्या बन गया य। और तो कंडीशन क्या हुई थी प और ये आधा रह गया था, ई अलग हुआ था, पीछे था एकम। जब हम इसे मिलाएंगे तो क्या बनेगा प्र और ये आधा त लिखा, य में मिलाया एकम, प्रत्येकम हमारा बन जाएगा। दूसरा उदाहरण देखेंगे अपन। तो दूसरा उदाहरण आएगा यद्यपि। दूसरा उदाहरण मिलेगा अपन को यद्यपि। देखेंगे इसका जब टुकड़े करते हैं अपन तो क्या होगा, विच्छेद करेंगे तो यदि प्लस अपि। यहाँ पे देखिए जब अलग किया अपने ई को तो क्या हुआ य और द, यहाँ पे हो गया ई और पीछे है अपि। यानी यहाँ पे दे रखा है हमारे ई क्या है एक प्रत्याहार का वर्ण और उसके बाद में क्या आ रहा है जो क्या है असमान स्वर, इसीलिए ई के स्थान पे क्या हो गया य। तो जब मिला के लिखा तो य और आधा द और य मिलकर के बनता है ध्य और पीछे क्या बचा पी, तो बन गया हमारा यद्यपि। इसी प्रकार इसी क्रम में हम तीसरा उदाहरण देखेंगे अभ्युदयः। तीसरा उदाहरण कौन सा होगा अभ्युदयः। यहाँ पे भी यह, उसके आगे आधा वर्ण। देखिए इसका जब हमने विच्छेद किया तो क्या होगा अभि प्लस उदयः। यहाँ पे ई आ रहा है और ई के बाद में क्या है उ। अलग किया तो क्या कंडीशन बनी थी अ और ये आधा रह गया था, यहाँ पे था ई और पीछे आया था हमारे पास उदयः। तो ई के बाद में क्या है उ, तो ई के स्थान पे क्या बना हमारा य। मिला के लिखा तो ह
ये भ आधा, य में मिला उ और ये दयः, क्या बन गया हमारा? अभ्युदयः बन गया। अब आगे देखते हैं हम। आगे वरदराज आचार्य जी की जो है लघु सिद्धांत कौमुदी, उसमें एक उदाहरण दे रखा है मधुवरी। काफी बार आपने पढ़ा भी होगा ये, तो देखिए उसे देखते अपन। मधुवरी बहुत ही फेमस उदाहरण है ये मधुवरी। इसका विच्छेद करते हैं अपन तो क्या होता है? मधु प्लस अरि। यहाँ पे देखिए उ आ रहा, उ के बाद क्या है? अ। टुकड़े किए तो क्या हुआ? म और ये ध। यहाँ पे हुआ उ और ये हुआ अरि। यानी जो ये उ है यह क्या है? एक प्रत्याहार का वर्ण है और इसके बाद आ रहा है अ, जो कि असमान स्वर है, तो उ के स्थान पे बना हमारा व। जब मिला के लिखा तो क्या हुआ? म, ये ध, व, उ का क्या बन गया? व, और व में क्या मिला है? अ, व पूरा हो गया और ये री, क्या बन गया हमारा? मधुवरी। अगला उदाहरण देखा हमने, तो उदाहरण आया हमारा गुरुवाज्ञा। कौन सा आएगा? गुरुवाज्ञा। गुरुवाज्ञा। इसका हमने विच्छेद किया तो क्या होगा? गुरु प्लस आज्ञा। यहाँ पे भी देखिए आप व क्या आ गया? आधा रा। यहाँ पे जब हमने इसके टुकड़े किए तो क्या हुआ? गु आधा रा रह गया और उ अलग हो गया, पीछे था आज्ञा। यानी उ दे रखा है और उ के बाद में क्या आ रहा है? आ, जो असमान स्वर है, इसीलिए उ के स्थान पे बना व। और जब मिलाया हमने तो गु और आधा रा हमेशा ऊपर चला जाता है, व में क्या मिला? आ, गुरु वा और ये बन गया ज्ञा, गुरुवाज्ञा। ये हमारा बन गया था। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं उदाहरण। उदाहरण आता है धात्रंशः। कौन सा उदाहरण मिलेगा अपन को? धात्रंशः। देखिए धात्रंश, धात्रंश का अर्थ होता है विधाता का अंश। धात्री कहते हैं विधाता को। इसमें भी आधा वर्ण है। कैसे? कि जो त्र बनता है यह आधे त और पूरे र को मिलने से बनता है त्र। ठीक है, तो देखते हैं इसे भी हम। इसका जब हमने विच्छेद किया था तो विच्छेद हुआ था धात्री प्लस अंश। क्या हुआ था? धात्री प्लस अंश। यानी यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, टुकड़े किए तो री अलग होगा, यहाँ से क्या होगा? री। यहाँ पे पीछे है री और पीछे यहाँ पे क्या है? दूसरे पद में अ। यानी री के बाद में क्या आ रहा है? अ। री क्या है? एक प्रत्याहार का वर्ण है, तो री के स्थान पे क्या बना था? र। मिला के लिखा अपने तो धा, ये आधा त और र में क्या मिल गया? अ, तो र पूरा आधा त और र मिलके बना त्र और शह, धात्रंशः। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया था यहाँ पे। ठीक है, अगला देखेंगे अपन। इसी प्रकार बनेगा मात्राज्ञा। कौन सा बनेगा? मात्राज्ञा। मात्रा और ज्ञा, मात्राज्ञा यानी माता की आज्ञा, या मात्रादेश भी बन सकता है। यहाँ पे इसके टुकड़े किए हमने तो क्या हुआ? मातृ प्लस आज्ञा। यहाँ पे देखिए आप, टुकड़े किए, अलग किया तो री को अलग किया तो क्या हुआ? मात्रा आधा रह गया और ये री प्लस आज्ञा, ये बना यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अब देखिए री के बाद में क्या आ रहा है? आ, असमान स्वर है तो री के स्थान पे हो गया र और पीछे है आज्ञा। यानी जब मिला के लिखा अपने तो माँ का तो माँ, आधा त और रा मिलकर के क्या बना? त्रा और पीछे ज्ञा, मात्राज्ञा। इस प्रकार यह शब्द बन गया था। इसी क्रम में पित्रादेश भी आ सकता है, पितृंश भी आ सकता है, काफी उदाहरण बन सकते हैं। अन्वय हो सकता है, अन्वय भी इसका उदाहरण। अगला देखो आप, तो इसमें आएगा लाकृति। कौन सा बनेगा? लाकृति। इसके टुकड़े किए हमने तो क्या हुआ? री प्लस आकृति। यानी री है और प्रत्याहार का वर्ण है, पीछे क्या है? असमान स्वर, तो री के स्थान पे क्या हो गया? ल और पीछे है आकृति। मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ला और कृति। इस प्रकार यह बन गया। और एक उदाहरण और देख लो आप, मिल सकता है आपको।
लाकारः, लाकारः, यानी इसके टुकड़े किए तो होगा ली प्लस आकारः। ठीक है, ली प्लस आकारः हुआ, यानी इसका क्या हो गया, ल बना और पीछे था आकारः, ल में क्या मिल गया आ, तो हो गया लाकारः। ये थी हमारी यण संधि। तो मित्रों यहाँ पे हमारी यण संधि समाप्त हुई। आपको यदि मेरे द्वारा जो संधि बताई गई है ये संधि पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो वीडियो है ये अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंच सके और उन्हें भी लाभ मिल सके। और अगले वीडियो में मैं आपको जो स्वर संधि है इसके अन्य भेद देकर के आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।